टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, है ना। ये दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, ठीक है, दिस वन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। इफेक्ट। और जो सेकंड कैटेगरी होती है वो है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार प्लस माइनस आई इफेक्ट कौन सा क्या होता है। सबसे पहले इसी की बात करते हैं, माइनस आई इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट, तो हमने आपको पहले बताया कि यार ये क्या है कि कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ड्यू ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब या तो ऐसा कोई ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, खींच रहा हो अपनी तरफ। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचा जा रहा है ना, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है कार्बन चेन से। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट है ये तब आता है जब कैसे ग्रुप अटैच होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द ग्रुप विच द ग्रुप ग्रुप विच which attract the sigma electrons is known as minus I group, minus I group. And this effect is known as what, minus I effect। क्लियर। अब यार प्रॉब्लम ये है कि ठीक है माइनस आई इफेक्ट है, अब इफेक्ट को तो हम ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से समझ सकते हैं, लेकिन देखो स्मार्ट क्वेश्चन अगर डील करना है ना तो आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑर्डर्स भी लर्न करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है ना वो ऑर्डर्स है। आप जितना ज्यादा ऑर्डर लर्न कर लेंगे आपको ग्रिप करने में, चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अब उसकी बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर्स की। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब जैसे मान लो कि ना ऐसा है कि है ना अपनी क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, है ना। एक अमोगा हो गई, एक मिल्कीना है, एक है ना, कौन है वो, क्या नाम है तुम्हारा भाई का नाम क्या है, वीर। वीर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि है ना अमोघा को, है ना, 3 दिन से एक कमरे में बंद कर रखा है ना। उसको खाना पीना एकदम भाई सब कुछ नहीं दे रहा उसको। क्लियर। हाँ। मिल्कीना को मैंने कल शाम को खाना खिलाया था, अभी तक मैंने उसको खाना नहीं दिया है। कल शाम को यही करीब 8-9 बजे का उसको खिलाया था, तो लगभग 24 आवर्स होने को जा रहे हैं, ठीक। और वीर को मैंने 1 घंटे पहले बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास खाना खिलाया था। क्लियर, कहानी एकदम क्लियर है। एक को हमने 3 दिन से भूखा रखा है, एक को मैंने कल खिलाया था, और एक को मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आधा 1 घंटे पहले खिलाया है खाना। अब
मैंने क्या किया कि मैंने वीर के सामने उसकी फेवरेट कोई डिश ला के रखी और मैंने उससे पूछा कि यार तुम ये खाओगे, जैसे मान लो उसकी फेवरेट डिश गाजर का हलवा है ना, वो बहुत पसंद है भाई सब उसको, तो तुम्हें क्या लगता है वो मना कर देगा? नहीं नहीं सर, सर, नहीं, खाएगा। मना तो नहीं खाएगा। करेगा, बिल्कुल खाएगा। मना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मना कर देगा, खाएगा। बोले सर ठीक है, आप इतने प्यार से खिला रहे हो तो रख दो सर, खा लेंगे हम। लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा उसको खाने के लिए। बताओ सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन होगा? अमोगा। अमोगा। अमोगा अमोगा प्यार से नहीं जाएगी वहां पर, ऐसे जाएगी जैसे जैसे मतलब अटैक करने वाली सिचुएशन पे आएगी। बोले सर दे दो बस जल्दी से हमें। तो वही गेम यहाँ पर भी है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। लेकिन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जिसके अंदर है ना, उसकी सिचुएशन क्या है ये समझो आप, है ना, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो जी रहा है ना, उसी सिचुएशन पर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या करा कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है एन, एक मैंने उसको पहले उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का कोई खास मतलब नहीं है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट है तो मतलब पढ़ तो तुम इसको कार्बन चेन के साथ ही रहे हो। तो रेस्पेक्ट टू कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन होने की वजह से वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और इसके बाद मैंने इसके पास 3F लगा दिए। ये 3 दिन से भूखा, वो वाली कहानी। एक तो नाइट्रोजन जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि अट्रैक्ट तो कर रहा है, भूख तो उसको लगती है, और ऊपर से मैंने उसको 3 ऐसे एलिमेंट से जोड़ दिया जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो सोचो, खुद सोचो कि यार अगर मैं इसमें बात करूं, तो एक तो पहले से ही फ्लोरीन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो कार्बन से इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इसका होता है, ठीक है ना, किसका? NF3 पॉजिटिव का। अब मैं सीधे सीधे ऑर्डर लिख रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद मैं इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करूंगा। डन? तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा तो हाँ हो गया सर। इसका। इसके बाद नंबर आता है NR3 पॉजिटिव, ठीक। इसके बाद नंबर आता है NH3 पॉजिटिव। इसके बाद नंबर आता है N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड NO2, देन C ट्रिपल बॉन्ड N, देन नंबर आता है C, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, SO3H, SO3H, दिस वन। देन आता है एल्डिहाइड, कीटोन, देन एसिड क्लोराइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एमाइड। इसके बाद नंबर आता है फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। इसके बाद नंबर आता है OR का, देन OH का, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH, देन पीएच। पीएच को एज, हाँ पीएच ऐसे या रिंग में भी बना सकते हैं इसको आप। एक्चुअल में कभी कभी क्या कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर में। तो आप इसको ऐसे वाले स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लो ना, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा भरोसा तो होता नहीं है। दिस वन। और फिर इसके बाद नंबर आता है आपका एल्कीन का, ये हो गया। क्लियर है भाई? अब इसमें कहानी समझिए। जो फर्स्ट 3 वाली कैटेगरी है,
ये वो कैटेगरी है जो अमोघा वाली सिचुएशन थी। समझ में आ रही बात आपको? हाँ सर। ये वो कैटेगरी है, और मतलब मोस्ट ऑफ इसी कैटेगरी में है। उसके अलावा ये वो कैटेगरी है जिसमें मिल्की थी, ये वो कैटेगरी है। और लास्ट की जो दो कैटेगरीज हैं वो ये कैटेगरी है, इसमें वीट बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है ये फैक्ट, लेकिन ठीक है, चाहिए तो खींच लेंगे, है ना? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन क्योंकि sp2 है यार ये, तो sp2 है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी सही, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं खींचता। और हेलोजेंस क्या है उसमें, जिनका माइनस आई डोमिनेटिंग फैक्टर इसलिए रहता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सफिशिएंट होती है, और ऊपर वाले वो हैं जो कि भाई साहब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप समझो कि कैसे ये काम करता है, कैसे इफेक्ट ये काम करता है। तो मेरे ख्याल से आपको NF3 वाला केस तो मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा, बोलो ये सुनो, है ना? हाँ हाँ अच्छा, सर। अब बात करते हैं कि यार बाकी आप कैसे चेक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं नाइट्रोजन को चेक करना चाहता हूं इस वाले कार्बन के साथ। देखो, नो डाउट दिस नाइट्रोजन इज व्हाट, sp2, ये नाइट्रोजन sp2 है। अब मुझे sp2 नाइट्रोजन के का वो नहीं पता है, हाइब्रिडेशन नहीं पता है, एंड दिस कार्बन इज sp, मुझे इसके बारे में पता है। sp की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 3.25, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा है, नाइट्रोजन। यहां नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का जो माइनस आई होता है, मतलब ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो एक तो नाइट्रोजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और किससे अटैच है, वो दो ऑक्सीजन से अटैच है। तो कार्बन चेन से इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इस कार्बन से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये सुनो, अरे यार ये सुनो। सर क्या सर आप एक बार हाँ बता बिल्कुल सकते एक और बिल्कुल, बार। यहाँ देखिए आप, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो एक्चुअल में क्या है, देखो सिचुएशन ये है कि जैसे हमारे पास क्या है कि ये एक कार्बन चेन है, ठीक है, दिस वन, ये सी है, फिर यहाँ सी है, फिर यहाँ सी है, फिर यहाँ सी है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, एन। यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, और यहाँ डबल बॉन्ड ओ। तो यार ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। यार प्रॉब्लम यही तो है कि हमें करना क्या है। तो करना ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये इंडक्टिव इफेक्ट का गेम क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, और इसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचना है। तो पहला फैक्टर तो ये होता है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस देख लो भाई, कार्बन कितना है, 2.5 है, नाइट्रोजन की ऑब्वियसली ज्यादा होती है। लेकिन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को बढ़ा कौन रहा है, ये ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या लगे हुए हैं, डेल नेगेटिव फॉर्म में। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। सोचो, सोचो आप ध्यान से, जैसे मैं इसका कंपेयर कर रहा हूं किससे, मैंने सेम कंडीशन रखी और मैंने यहां लगा दिया NH2, ये लगा दिया मैंने, मान लो सिंपल मैंने ये लगा दिया। तो यार यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो सेम है, लेकिन नाइट्रोजन यहां किससे अटैच है, हाइड्रोजन से। यहां किससे अटैच है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ज्यादा बना देगा या हाइड्रोजन ज्यादा डेफिशिएंट बनाएगा। ऑक्सीजन बनाएगा। तो जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन को डेफिशिएंट बनाएगा तो क्या इसको गुस्सा आएगा, क्या तुमने मेरा इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। तो ये अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा, कार्बन के ऊपर ना, कार्बन क्योंकि से। ऑक्सीजन से थोड़ी निकाल पाएगा, ऑक्सीजन ने तो खींच लिया उसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यानी कि नाइट्रोजन ये भी है, नाइट्रोजन ये भी है, लेकिन मैं दोनों में कंपेयर करूंगा, क्या बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे, NO2 का। NO2 का। क्यों, क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन ही नहीं देखा जा रहा है, उसके सराउंडिंग एलिमेंट भी तो नाइट्रोजन को डिफिशिएंट कर रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या बढ़ जाएगा, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। ओके सर, गॉट इट सर। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो मतलब ये उसी बेस पर ये ऑर्डर सारे सेट किए गए हैं, सारे ऑर्डर उसी तरीके से सेट किए गए हैं, तो उसी बेस पर। तो ये कहानी तो हो गई। अच्छा, अब बात ये आती है कि है ना, अब जैसे ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, अब इनकी भी पूरी कहानी है, थोड़ा रुक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये आपका ऑर्डर हो गया, है ना, किसका, माइनस आई का। अब मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि प्लस आई इफेक्ट की। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट की तरफ जाते हैं तो पहले एक बार इसको क्लियर कर देते हैं।
ठीक है ना। अब वापस करते हैं पहले। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, माइनस आई हो गया, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। इसको भी रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट कौन लगाते हैं? जिनके पास प्लस आई ग्रुप होते हैं। और प्लस आई ग्रुप का मतलब होता है कि इस बार इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा लो या आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लो, इनमें से आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। तो हम कह सकते हैं द ग्रुप which repel sigma electrons is known as plus I group, and effect is known as plus I effect, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसमें क्या हो जाएगा कि यार है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल कर देंगे, है ना। अब जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अटैच्ड एलिमेंट की है ना, वो कार्बन से कम होनी चाहिए या उसके पास डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि यार कैसे, मतलब किस सिचुएशन की हम बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा जैसे मान लो कि आपके पास ये कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, ये H अटैच है। क्लियर। और यहां पर मेरे पास में वाई ग्रुप अटैच है कोई। अब मैंने पहले बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वाई की लेस देन होनी चाहिए किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। और हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1 होती है। इट इज क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि वाई जो ग्रुप होगा, वाई जो भी ग्रुप होगा, इज सो प्लस आई इफेक्ट। यानी कि जो हम प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर निकाल रहे हैं ना, ये माइनस आई, वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है? तो यार नो, हमने क्लियर कर लिया कि वाई का प्लस आई इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट रहेगा बताओ? कार्बन की तरफ। किधर शिफ्ट होगा? तो इस सिचुएशन पे बताइए हम क्या कहेंगे कि यार देखो, वाई पर जो है वो डेल पॉजिटिव साइन रहेगा, और जो कार्बन के ऊपर है वो क्या रहेगा? नेगेटिव होगा। डेल नेगेटिव साइन रहेगा। अच्छा, यहां पर डेल नेगेटिव है, ये डेल नेगेटिव यहां क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? बोलो। डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। और यहां ये डेल नेगेटिव और डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ये पहले इंक्रीज कर रहा, डेल पॉजिटिव चार्ज है ना, डिक्रीज हो रहा था, ऐसे ही डेल नेगेटिव भी क्या हो जाएगा? एज इट इज डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वाई से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो शिफ्ट होकर क्या आ रहा है, लेकिन इधर तो वाई इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट इधर भी ये भी कर रहा है कार्बन, लेकिन उतनी टेंडेंसी से नहीं कर रहा है जितना फर्स्ट टेंडेंसी से कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। बोलोगे सोनू? यस सर। हाँ क्लियर ना? हाँ सर।
हाँ सर ठीक है ना। समझा। डेल नेगेटिव जो है ना, जो डेल नेगेटिव है, इसका जो है ना एट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है कंपेयर टू किसके, डेल -2 के। और ये ज्यादा है किससे, डेल -3 से। अरे यार ये सुनो, तो बताओ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी देखनी है, वाई वाई कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर। डोनर। तो हमें इसी डोनर का ऑर्डर सेट करना है कि यार कौन कौन से ग्रुप होते थे जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। बताओ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो हाँ सोचो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, न्यूक्लियोफिल्स। जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में रखता होगा, यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमने कहा ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप। सबसे पहले बिल्कुल नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज में देखो प्रॉब्लम समझो, सबसे पहले तो ये तीन आ गए। सोचो ये तीन क्यों है, क्यों, एक तो नेगेटिव चार्ज है तो नो डाउट डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी होगी। अब ये सोचो ना यार, ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन है ना ऑक्सीजन के नीचे आ जाता है, और कार्बन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन है ना होल्ड करने की होती नहीं है। तो जो जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, तो अगर ये कार्बन चेन से अटैच हो गया तो इसके डोनेट करने की टेंडेंसी यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को है ना डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी। बोलो ऐसा नो। हाँ हाँ सर। इसके बाद आता है कार्बोक्सिलेट आयन, देन आता है टर्सरी ब्यूटाइल, याद तो है ना टर्सरी ब्यूटाइल, कॉमन नेम। हाँ सर। देन कौन आता है, आइसो प्रोपाइल। अरे अरे सुनो, कॉमन नेम याद आ रहा नहीं आ रहा है। देन इथाइल, देन इथाइल, देन इथाइल के बाद जो टेंडेंसी होती है प्लस एसओ करने की, वो होती है CT3 की, देन CD3 की, CH3 की। ये जो TDH है ना, ये हाइड्रोजन के ट्रिटियम। आइसोटॉप्स हैं। हाँ देन T, देन D एंड देन H। इट इज क्लियर। अरे यार ये सुनो, हाँ सर। इसके बाद है ना अब बात करनी है कि यार ठीक है ये ऑर्डर हो गया आपके पास में, अब समझना ध्यान से, कहानी सोच समझिएगा। तो एक तो पहला ऑर्डर था प्लस आई माइनस आई का, दूसरा ऑर्डर हो गया प्लस आई का। अच्छा अब वापस से ऊपर आइए एक बार, यहां पर ऑर्डर समझिए। देखो यहां पर क्या है, एच है ना, क्योंकि यहां तक तो CN तक तो हमने बात कर ही लिया था, यहाँ एच है और यहाँ आर है। अब देखो भाई CO ग्रुप तो फिक्स है दोनों में, ये एच है और ये आर है। एक बार ऑर्डर में देखिए कि आर और एच में प्लस आई टेंडेंसी किसकी है, एच के रेस्पेक्ट में हम बात ही कर रहे थे, ये रहा एच और ये रहा मेरे पास में CH3, आर आर इक्वल टू मतलब CH3। तो CH3 के पास प्लस आई है और एच के पास भी प्लस आई है, लेकिन CH3 के रेस्पेक्ट में एच कम है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखो तो मैंने ऑर्डर लिखा एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या करा कि यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है H। नो डाउट दिस कार्बन इज sp2, यस और नो। हाँ ये sp2 है। CH3, CH2, CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा दिया CH3। बताओ दिस कार्बन इज व्हाट, sp2। 2। तो नो डाउट ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, सुनो। हाँ लेकिन क्या CH3 का इधर से प्लस आई लग रहा है और इधर से H का प्लस आई लग रहा है। इन दोनों में से प्लस आई किसका अच्छा है, CH3 का या H का। CH3 का। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो जितनी एफिशिएंसी के साथ ये इलेक्ट्रॉन अपने आप का ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था,
उसकी कमी को इधर की बजाय इधर से भी पूरा किया जा रहा है, भाई इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि एच इतनी एफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट कर पा रहा है इसको। तो अब सोचो आप ध्यान से कि ये वाला कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, ये वाला कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा। नीचे वाला, अरे सॉरी नी- ऊपर वाला क्योंकि हेच वहां पे कमजोर है। हाँ, यहाँ पर एच वीक पड़ रहा है और यहाँ पे CH3 स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है, तो डेफिशिएंसी जो होगी वो इस कार्बन पे तुम्हें ज्यादा अच्छी दिखाई देगी। तो जब यहाँ डेफिशिएंसी अच्छी होगी तो इसको कार्बन चेन से अटैच करने की टेंडेंसी क्या मिल जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से एल्डिहाइड का जो माइनस आई होता है वो कीटोन से क्या होता है, ज्यादा हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल, एक मिनट एक बार के और लिए? एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, दोबारा रफ करके समझा देते हैं, दूसरे तरीके से समझा देते हैं। हाँ सर। देखो, गेम क्या है, देखो वैसे तो ऑर्डर लर्न करोगे जो ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझना जरूरी है ताकि याद रखने में हमें हेल्प मिल जाती थोड़ी सी। ये है CH2, ये है, सॉरी, ये है CH3, ये है CS2, ये है CS2 और ये C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ क्या कौन है, H। दूसरे वाले क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि यहाँ भी CH3 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, एंड ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है, CH3। मुझे पता है कि मुझे इंडक्टिव इफेक्ट तो कार्बन चेन में देखना है, इधर तो मैं देखूंगा नहीं इस तरफ, तो क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट चेन में काम करता है, चेन इधर रखी हुई है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट आप देखोगे ना, वो यहां देखोगे आप, इंडक्टिव इफेक्ट इस जगह पर, ऐसे यहां पर भी इंडक्टिव इफेक्ट देखा देखा यहीं जाएगा। तो ठीक है वो ना? फंक्शनल ग्रुप के बीच में और कार्बन चेन वो। बिल्कुल हाँ। हाँ ओके। अब देखो अब ध्यान समझना। एक्चुअल में क्या है कि यार ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, ये डेल नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, तो ये हाँ डेल नेगेटिव है, तो ये क्या बनेगा, डेल पॉजिटिव होगा। अब ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, तभी तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हाँ ऐसे ही ये भी डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यस और नो? यस सर, यस अच्छा, सर। ये इसके साथ साथ सोचो, क्या ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? यस सर, वो भी भाई होगा। उसको क्या फर्क पड़ता है, वो चेन से भी खींचेगा, इधर एच से भी खींचेगा। अच्छा, हाँ एच के पास डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, एच प्लस आइसो करता है, और पर CH3 में, इधर सी है। या इधर C है, तो CH3 का जो प्लस आई होता है ना, वो ज्यादा होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को तेजी से किधर देगा, इस कार्बन को देगा। ओ तो जब ओके इस सर, अब समझ में आएगा। तो जो इसकी डेफिशिएंसी है वो कम हुई, तो डेफिशिएंसी कम हुई, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा था उसकी टेंडेंसी को क्या करेगा, वो कम करेगा। हाँ जबकि H वाले केस में डोनेट करने की टेंडेंसी कम है, तो डेफिशिएंसी कम तो हुई लेकिन इतनी इफेक्टिवली कम नहीं हो पाई, तो इसका जो माइनस आई हो गया वो ज्यादा हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, कीटोन के रिस्पेक्ट में। क्या मेरी बात समझ आई ओके आपको? सर, हाँ सर। और एक और डाउट था सर, सेकंड वन में H3 है ना, तो और कार्बन का भी रोल है और H का भी 3 है, तो इसीलिए ज्यादा कम होगा ना सर? यस बिल्कुल। ओके सर, अच्छा, समझ में आ गया। अब पॉइंट ये है कि ना, और देखते हैं केस। बोले सर आपने इनको कैसे सेट किया, एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड को कैसे सेट किया? तो देखो क्या है, इसमें मैंने कैसे सेट किया, क्योंकि अगर थोड़ा सोचोगे ना तुम, तो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन, चलो इस केस को रोक लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का केस लगता है, तो इस बैक बॉन्डिंग की कहानी को हम थोड़ा लेट समझेंगे। ये केस थोड़ा सा यूनिक होता है, मैं रेजोनेंस जब पढ़ाऊंगा तब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे अपन। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ बस लिख देते हैं ताकि आप इसको बाद में समझोगे यहाँ क्या कहानी थी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग का केस है। ठीक है ना, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा, ठीक है ना, वन बाय वन बात करते हैं। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ
प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट जो है वो CT3 का ज्यादा है CD3 से, और CD3 का ज्यादा है CH3 से, है ना। ये इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेन करिए आप इसको, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई कैसे आपने ये है ना ऑर्डर ले लिया, कैसे कंसिडर कर लिया। तो हमने क्या करा कि यार हमने ये रखा C, ये कार्बन चेन है। अब ये कार्बन है मतलब, और इस कार्बन से मेरा H अटैच है, ये रहा H, ठीक है ना। CH बॉन्ड है, मैंने CH बॉन्ड दिखा दिया, क्लियर। ये CH बॉन्ड है। एक्चुअल में C और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट हो रहा है। अब यहां से जो यहां की लेंथ है, ठीक है ना, जो यहां से यहां तक की लेंथ है, वो लेंथ जो है ये L1 है, ठीक है भाई। अच्छा, ये लेंथ L1 है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखे हुए हैं? ये रखे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखे हुए, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन की तरफ नहीं होकर के कार्बन की तरफ है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो इसकी जो लेंथ है इलेक्ट्रॉन की, मैंने इसे बोला x1। क्या मेरी बात समझ आ गई? जो हाँ सर। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अभी समझ लेंगे अपन, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो आपके पास C के साथ D लगा हुआ है, ये C है, ये D है, ये D है, ये जो लेंथ है वो है L2, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, थोड़े से पास आ गए, ये लेंथ है x2, ठीक है, क्लियर। और अगर T लेते हो, ये C है और ये T है, ये लेंथ है आपका L3, और इलेक्ट्रॉन भाई साहब और पास आगे कार्बन के, और ये लेंथ है x2। इलेक्ट्रॉन से कार्बन की डिस्टेंस डिफाइन कर रहा हूं मैं, और एटम की एटम से डिस्टेंस डिफाइन कर रहा हूं। मैंने ये डिस्टेंस कैसे डिफाइन किया समझिएगा ध्यान से। एक्चुअल में क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी को समझते हैं। तो बताओ कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और यहां पर कितने प्रोटॉन हैं? 1 प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। ये सुनो, हाँ इसके पास 6 प्रोटॉन एंड 1 प्रोटॉन, इसके पास 6 न्यूट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन? 1 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। इसके पास 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। तो जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की जो वेरिएशंस होती है ना, वो क्या करते चले जाएंगे, आपका कम करते चले जाएंगे। प्रोटॉन आपका फिक्स है, देखो कार्बन की कहानी फिक्स है, जो बदल रही है कहानी, है ना, वो केवल किसकी बदल रही है? न्यूट्रॉन्स की। यहाँ 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ 1 न्यूट्रॉन है, और यहाँ 2 न्यूट्रॉन है। यस और नो? अरे यस अरे सर। सुनो, तो जो न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो वाइब्रेशन को रोकते हैं। अगर वाइब्रेशन को रोकते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, हैवी होता जा रहा है ना। जो ट्राइटियम होता है बहुत हैवी होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से किधर की तरफ मूव करेगा? कार्बन की तरफ मूव करेगा आसानी से। भाई ये जो वाइब्रेशन होता है वो परपेंडिकुलर होता है,
ये ct बॉन्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अब क्योंकि t का मास ज्यादा तो वाइब्रेशन कम, तो वाइब्रेशन कम तो इलेक्ट्रॉन तेजी से किधर किधर शिफ्ट हो रहे हैं, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। डी में वाइब्रेशन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है तो उतनी तेजी से शिफ्ट नहीं कर पाया। हाइड्रोजन में वेरिएशन जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम है ना, तो वाइब्रेशन कम है, ओ सॉरी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वाइब्रेशन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो इस बेस पे अब समझना ध्यान से, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से पास आएंगे उतनी ही डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और अगर डेफिशिएंसी कम होगी, बोलो भाई, तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी आपकी, डेफिशिएंसी कम, तो डेफिशिएंसी कम तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी। भाई सोचिए, देखिए ना इधर, ये कहानी क्या है, Ct3। अब Ct3 में T के इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट है, कार्बन की तरफ। अब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो चैन से जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, बताओ वो क्या हो जाएगी, कम, और डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर हम, देखना ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, क्योंकि बॉन्ड लेंथ एटम में कंसीडर किया जाता है, तो अगर आप बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करोगे तो जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा किस में है बताओ, L1 देन L2 देन L3, यस और नो, बोलो। और इलेक्ट्रॉन से एटम के बीच की अगर लेंथ की बात करोगे तो उसमें भी x1 देन x2 देन क्या आएगा बताओ, x3 आएगा नहीं आएगा, बोलो बेटा। तो सोचो आप ध्यान से कि ये C है, तो यहां T है, यहां T है और यहां T है, तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज किसके आ रहे हैं, T में क्लोज जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर से भी खींच रहा है, हाँ इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये माइनस आई की जगह क्या देना शुरू कर देगा, प्लस आई देना प्लस शुरू है। कर देगा। वही चीज अगर आप कंपेयर करोगे इसके अंदर कि यहाँ C है, यहाँ D है, यहाँ D है और यहाँ D है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज नहीं है कार्बन के, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका प्लस आई कम, और जैसे यहाँ आप CH3 लगा दोगे तो H में इलेक्ट्रॉन और कम जाते हैं कार्बन के पास, तो इसके पास अट्रैक्ट करने की, डोनेट करने की टेंडेंसी रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर हाँ मतलब क्योंकि इन कंपैरिजन टू ट्रिटियम और ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देगा वो सबसे लीस्ट होगी, यस, और जब लीस्ट होगा तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या कर देगा, वो कम कर देगा, तभी तो डिक्रीज प्लस हो आई। जाएगा। यस, तभी तो प्लस आई शो नहीं कर पा रहा, देखो ना ऑर्डर में CS3 को हमने क्यों पीछे सेट किया, इसी वजह से सेट किया। क्यों हमने TDH में H को शिफ्ट किया पीछे, क्यों, क्योंकि H उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा है। समझ आए। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? हाँ हम होगा, हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो ये एक एक कहानी हो गई, एक और इंटरेस्टिंग केस समझो अभी। अब दूसरा केस है एक्सप्लेन सर एक सेकेंड, हाँ लिख देते हैं। या ओके, एक्सप्लेन एक्सप्लेन, देखो OR का, OR का जो माइनस आई इफेक्ट है वो OH से ज्यादा है। एक्सप्लेन OR इज ग्रेटर देन OH इन माइनस आई इफेक्ट। अब यार देखो समझो ध्यान से, क्या ये सही है या क्या ये गड़बड़ है, मतलब क्या होना चाहिए था। आप ऑर्डर देखोगे तो देखो हमने पहले ही क्लियर कर रखा है, आप देखिए ध्यान से, तो हमने OR को पहले ही आगे कर रखा है, ये देखिए हाँ OR आगे है, डाला।
OH के रेस्पेक्ट में। हाँ सर, लेकिन क्या ये सही है? OH के क्या आगे ये ऐसा होना चाहिए था? इसको समझते हैं। हाँ तो हमने कहा कि यार मतलब कैसे समझाओगे सर? तो हमने कहा यार ऐसा कर लेते हैं कि एक कार्बन चेन पहले बना लेते हैं। यहाँ लिखा CH3 CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा O और यहाँ लिखा CH3। क्लियर? दूसरा पॉइंट कि अब OH बना लेते हैं एक। यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 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 एंड OH। पहले ये समझो कि इंडक्टिव इफेक्ट किधर काम कर रहा है। ईमानदारी से बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट किधर लग रहा है? क्या इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन चेन में लगता है? हाँ हाँ तो सर। इधर लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरफ तो बात ही नहीं करोगे ना, लेफ्ट की तरफ बात करोगे, राइट की तरफ बात नहीं करोगे आप। क्लियर ना? हाँ क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो चेन में काम करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट हाँ इधर काम सर। कर रहा है, इधर इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। अब समझो कि यार नो डाउट हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को इधर। यहां डेल नेगेटिव है तो यहां डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, यहां पर भी ये खींच रहा है, ये डेल नेगेटिव ये डेल पॉजिटिव बना हुआ है। अब समझो कि यार CH3 का तो प्लस आई ज्यादा लगता है ना। अब CH3 का अगर प्लस आई ज्यादा है, समझिएगा ध्यान से, अगर CH3 का प्लस आई ज्यादा है तो यार पूरा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर CH3 का प्लस आई ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ देगा। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए। H का जो प्लस आई है वो कम होता है, तो H उतनी एफिशिएंसी से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो नहीं देगा तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कायदे से OH का माइनस आई OCH3 से ज्यादा होना चाहिए था। बोलो यस और नो। अरे यार क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला अभी? नहीं हाँ सर, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। आपने हाँ तुम बोलो। क्वेश्चन ये है कि OR OH से ग्रेटर क्यों है, वो क्वेश्चन है ना सर, उसे हाँ एक्सप्लेन करना है कि क्यों है। हाँ तो लेकिन क्या, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ हाँ करके लेकिन एक्सप्लेन क्या करवाया। ये एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा? अगर सोचो, अगर मैंने ये कहा कि जो CH3 है उसका प्लस आई ज्यादा है, देखो आप ऑर्डर में, प्लस आई के ऑर्डर में देखिए, CH3 आगे है H के रेस्पेक्ट में, देखो ये का CH3, ज्यादा है, हाँ CH3 सर। का हाँ ज्यादा है H के रेस्पेक्ट में। तो अगर हाँ CH3 प्लस आई बड़ा लगा रहा है, अच्छे इफेक्ट के साथ काम कर रहा है, वो CH3 अच्छे इफेक्ट के साथ काम कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ऑक्सीजन को। तो अगर ऑक्सीजन हाँ के पास डेफिशिएंसी कम हो गई क्योंकि वो CH3 लगा रहा है, इधर H लगा रहा है, H उतनी एफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है जितना CH3 लगा सकता है। तो ऑक्सीजन इस इस जो ऊपर वाले कार्बन चेन है इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर एफिशिएंसी पूरा करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो OH वाला ग्रुप है उसके बराबर रहेगा, उससे कम हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा? सर, ऊपर वाला में जो ऑक्सीजन का CH2 से खींचने का टेंडेंसी है वो कम रहेगा। वो कम रहेगा। तो यानी कि जो OR ग्रुप है वो नीचे होना चाहिए था, OH ग्रुप को ऊपर करना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर में तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अब क्वेश्चन समझना है क्या हुआ है अब? हाँ हाँ समझ सर। है। तो आखिर में ऐसा क्यों मैंने किया कि मैंने OR को आगे किया? तो एक्चुअल में ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, खेल डेंसिटी का होता है। खेल किसका है? डेंसिटी का। मतलब डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? देखो डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन ये हुआ डेंसिटी। कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 3.5 और कार्बन की होती है 2.5। तो बताओ ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस से अट्रैक्ट कर रहा है? 1 1 के। अच्छा, कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन के को। हाँ कार्बन ओके, की अच्छा यहां पर भी 3.5, लेकिन हाइड्रोजन का कितना? 2.1 तो डिफरेंस कितना? बोलो। 1.4 1.4। तो बताओ कौन किसके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट कर रहा है?
ऑक्सीजन हाइड्रोजन को के ज्यादा इलेक्ट्रॉनों कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी कि डेंसिटी इस वाले ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी या ऊपर वाले ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी? नीचे वाले पे ज्यादा रहेगी। तो जब नीचे ज्यादा वाले पे। रहेगी तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी चेन से किसकी अच्छी होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? नीचे वाले की। अरे नीचे वाला का। नीचे वाले ऊपर की वाले कैसे? की, वो ऊपर वाला कमजोर है इसलिए वो ज्यादा तेजी से अटैक यस, करेगा दूसरे वाले को। इसलिए ओ आर का ओ जो प्लस ओके। आई है माइनस आई है वो ओ एच से क्या निकल के आ गया, ज्यादा निकल के आ गया। क्या मेरा ओ क्वेश्चन समझ में आ गया आप ओके। लोगों को? हाँ सर, अब ठीक से समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस बात का है कि वो जो एडजेसेंट कार्बन लगा हुआ है ओके, हम्म, कौन उससे ज्यादा तेजी से हाँ, अट्रैक्ट आप करेगा। जिस एटम पे इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो ना, उसकी कंडीशन को आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि यार उसके साथ इलेक्ट्रॉन की क्या कहानी चल रही है, क्योंकि अगर वो डेफिशिएंट है तो ही वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा। भाई आप जिस किसके रेस्पेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट देखते हो, तो आपको उस एटम के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉनों की कहानी को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा ना, तभी तो आप ऑर्डर समझ पाएंगे। ऑर्डर लिखने से आप ऑर्डर लर्न नहीं कर पाएंगे। और मोस्ट ऑफ टीचर्स डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोले रट लो। अरे यार रट कैसे ले भाई, बिना एक्सप्लेनेशन के? ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां डिफाइन किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगा होगा, सोचो, क्योंकि यहां भी आर आगे है, एच पीछे है, देखो। हाँ तो जो कॉन्सेप्ट आपने यहां लगाया है ओ OH वाले केस पे और ओ आर केस पे, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी मॉलिक्यूल्स हो जाता है ना, वो 3 दिन से भूखे वाली कहानी हो जाती है ना, तो समझ लो ना, ये बहुत परेशान करता है। इसलिए है ना, हम मुगल की बात कम करते हैं, है ना। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना, बात पे ही रहना, कहीं और मत चले जाना। ठीक है मुगा, यस सर। हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं। क्लियर? सर, आपने एक एग्जांपल किया जहाँ पे आपने बोला कि एल्डिहाइड की डेफिशिएंसी कीटोन की डेफिशिएंसी से हायर होती है। यस। सर, तो यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, राइट। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पर भी अगर आप, हाँ देखो यहाँ, अब यहाँ पे अगर तुम बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली एच का जो प्लस आई है वो इतना एफिशिएंट तो हो नहीं पाया है। एक्चुअल में ये बॉन्ड टूटा, अब ये बॉन्ड टूटा तो CH3 क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना भाई, आर है, तो आर ग्रुप का क्या लगता है, आर ग्रुप का क्या लगता है भाई, इसका प्लस आई कम लग रहा है, वही वही सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ, बिल्कुल एज इट इज वही कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। कोई प्रॉब्लम है बताओ? नहीं सर, समझ आ गया। सर, एक सेकंड एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, एक सेकंड। या तो वो कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, धीरे धीरे समझोगे ना तो बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी इसके अंदर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं जब पढ़ाता था तो मैं इसको है ना किसी दूसरे तरीके से लिखता था। मैं इस क्वेश्चन को बोलता था कि यार एक्सप्लेन एक्सप्लेन कार्बोक्सिलिक एसिड सो माइनस आई इफेक्ट बट इन aqueous solution it show प्लस आई इफेक्ट। ये मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार ना मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना बदल देता हूँ पूछने का। मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ इस बार, ठीक है ना। आंसर थर्ड का आप दे दीजिएगा, फोर्थ को मैं लिख दूंगा कि ऑर्डर ऑफ माइनस आई, एक सेकेंड, हाँ, तो ऑर्डर ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्डर ऑफ माइनस आई,
माइनस आई इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इज ग्रेटर देन एफ इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, ठीक है, बट इन बेसिक मीडियम, but in basic medium minus I effect is क्या होता है, F का ज्यादा होता है किससे, एसिड से, एक्सप्लेन, ये है कहानी। तो ऐसा क्यों होता है, अब समझो ध्यान से। देखो जनरली क्या होता है कि भाई अगर मीडियम एसिडिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा ऑर्डर लिखा है वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, देखो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन किसका कर रहा हूं मैं, फोर्थ वाले का। तो अगर इस केस की बात करोगे तुम, तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मीडियम तुम बेस का डाल रहे हो, बेसिक मीडियम यूज कर रहे हो तुम, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये एसिड नेचर का होता है, तो बेस क्या करेगा, यहां से H को निकाल लेगा, क्लियर। और जैसे ही यहां से H निकलेगा, सोल्यूशन में कौन, H2O, और O के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, याद करो कार्बोक्सिलेट आयन नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की बजाय क्या करना शुरू कर देता है, रिपेल करना शुरू कर देता है। हाँ, ये देखो ऑर्डर में देखो, मैंने कार्बोक्सिलेट आयन लिखा हुआ है, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको। तो बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में। और कार्बोक्सिलेट आयन का माइनस आई होता ही नहीं है, इसके पास कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, बोलो भाई, यस और नो। सेम वही आंसर हाँ सर। आप थर्ड में लगा लीजिए। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक्वस सॉल्यूशन में रखा गया है, तो एसिड हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन। तो जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, तो वो कौन सी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटेट आयन की फॉर्म में। और एसिटेट आयन माइनस आई कब डालते हैं, एसिटेट आयन क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर। क्लियर। तो ये कहानी खत्म हो गई है इंडक्टिव इफेक्ट की, इट इज क्लियर, हाँ। ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब बात करते हैं रेजोनेंस की। बेसिक मीडियम में ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, इसके लिए उसका माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन, करेक्ट। यस बिल्कुल क्लियर है भाई, परफेक्टली क्लियर है, हाँ। ओके। नाउ नेक्स्ट इज रेजोनेंस। अब बात करते हैं यार ये रेजोनेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बहुत क्लासी इफेक्ट है ना, ध्यान से समझिएगा। जितना इजी लगता है ना, ये उतना इजी है नहीं, है ना। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना एक साथ लेके चलता है ये, है ना। नेक्स्ट स्टडी रेजोनेंस। रेजोनेंस ठीक है। तो रेजोनेंस की एक्चुअल कहानी क्या है, रेजोनेंस को थोड़ा थोड़ा समझें हम ध्यान से। तो देखो मेरे पास क्या है कि एक मैंने बहुत, है ना, मतलब एक मैंने एक मॉलिक्यूल्स लिया है जिसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना, मोस्ट ऑफ टाइम आप इसको पढ़े हो आप, है ना। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो स्कूल वगैरह में या कोचिंग वगैरह में
इसी को है ना एग्जाम्पल में कंसीडर भी कर लेते हैं। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में मुझे पता है कि आप लोग है ना ओजोन का एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन देखो भाई मैं ओजोन का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूंगा बेंजीन का। ठीक है ना, ये बेंजीन है, दिस कॉल्ड बेंजीन। अच्छा इस बेंजीन में, और ये भी एक बेंजीन है, ठीक है, ये भी एक बेंजीन है। अच्छा दोनों बेंजीन में क्या है, एक फर्क है, मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड कौन कौन से नंबर पे है, 1 1 3 5। 3 और 5 पर क्या रखा हुआ है, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, और 2 4 6 पर क्या रखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। क्लियर। तो ऐसा होना चाहिए कि 135 की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और 246 की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा। बोले सुनो, हाँ सर। याद रखिएगा, जो बॉन्ड लेंथ होती है किसकी, सिंगल बॉन्ड सिंगल की, बॉन्ड की ज्यादा होती है इस कंपैरिजन सिंगल टू। बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, मैं लिख भी दे रहा हूं डाटा, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। आपको डाटा याद नहीं करना, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, ये होनी चाहिए। क्लियर ना। अब क्या हुआ, जब मैंने इस बेंजीन रिंग की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करी, तो पता है आपको आंसर क्या आया था मेरा, जो C1 मतलब जो 135 और जो 246 पर जो बॉन्ड लेंथ आई ना, वो बॉन्ड लेंथ आ गई 1.39 एंगस्ट्रॉम की। ना तो वो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आई, ना वो डबल बॉन्ड की आई। डबल बॉन्ड से ज्यादा आई, सिंगल बॉन्ड से कम आई। अजीब सी सिचुएशन आ गई भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा ऐसे हो सकता है, एक ही सिचुएशन पे हो सकता है कि यार ऐसा हो कि यार ना तो वो प्योरली डबल बॉन्ड हो और ना ही वो प्योरली क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो ही आंसर बीच में जा सकता है। भाई आंसर ना तो डबल बॉन्ड का दिया मैंने, ना मैंने ट्रिपल बॉन्ड का दिया, ओ सॉरी सिंगल बॉन्ड का दिया, मैंने आंसर दोनों के बीच में रख दिया। तो ऐसा हुआ होगा कि ना तो डबल बॉन्ड 135 पे है, ना डबल बॉन्ड 246 पे है, डबल घूमता बॉन्ड रहता है। घूम रहा है, घूमता रहता है बस केवल। तो ये हुआ कि यार यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर ये बन रहा होगा, तो इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, कौन सा वाला, ये वाला, 1 2 3 4 5 6। यहां पर 135 पर है सिंगल बॉन्ड और 246 पर रखा हुआ है डबल बॉन्ड, यानी कि कहानी बदल गई है ना। तो ना तो ये डबल बॉन्ड 135 पे है, ना डबल बॉन्ड 246 पे है, ये डबल बॉन्ड घूम रहा है। तो यानी कि रेजोनेंस का सही डेफिनेशन क्या है, कि अगर तुम किसी मॉलिक्यूल्स के एक स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, एक स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल्स की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, है ना, तो आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और कॉनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और जो उस फॉर्म की हाइब्रिड फॉर्म होती है ना, उसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एक्चुअल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल फिनोमिना होता है और रेजोनेंस हाइब्रिड उसकी रियल फॉर्म होती है। तो रेजोनेंस का मतलब समझ आ गया आपको, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे एकदम, कि क्या कहना चाहते हैं इससे। तो हमने कहा when one structure is insufficient
insufficient to explain all the properties then we require two or more than two structures to explain the properties these structures are called what? Resonating knitting or contributing structures. Okay, the hybrid of these structures of these structure is called resonance. Hybrid resonance hybrid, which are real structure of molecules. ये रियल स्ट्रक्चर होता है. जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स. ये आपको समझाने के लिए बनाए गए हैं, राइट? Resonating structures are hypothetical. Hypothetical structures. But they must be यूजफुल. यूजफुल तो है ही, क्योंकि उसी से तो आप एक्सप्रेशन दे पाओगे, क्योंकि इससे रेजोनेंस एनर्जी वगैरह निकाल लोगे आप. अब ये बात आती है कि यार कंडीशन फॉर
रेजोनेंस। भाई हमें किस सिचुएशन पे ये फील आएगा कि हाँ इसके अंदर रेजोनेंस है, कंडीशंस क्या है इसके अंदर? तो नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशन कंडीशन फॉर रेजोनेंस। दो पाई बॉन्ड से देखो, या उससे कंडीशन फॉर रेजोनेंस जो है ना, वो 2 पॉइंट होता है, सी एंड पी। सी एंड पी क्या मतलब क्या होता है? सी मतलब क्या होता है? सिस्टम होना चाहिए कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेट होना चाहिए, और मॉलिक्यूल्स में प्लेनरिटी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए भाई। तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स प्लेनर होना चाहिए और कॉन्जुगेट होना चाहिए, तो ही वो रेजोनेंस शो कर सकता है। तो पहला पॉइंट है कि यार प्लेनर प्लेनरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। प्लेनरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, प्लेनरिटी से डर नहीं लगता, क्यों? यार कार्बन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो तीन ही तो हाइब्रिडेशन एग्जिस्ट करेंगे, sp sp2 sp3। sp और sp2 प्लेनर होते हैं, sp3 है ना प्लेनर होते ही नहीं है। तो आपको प्लेनरिटी से डरने की जरूरत नहीं है, आप हाइब्रिडेशन निकाल लीजिएगा। आपको या तो sp दिखना चाहिए या sp2 दिखना चाहिए, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द एटम्स, all the atoms which participate participate in resonance should be in one plane, should be in one plane, ठीक है ना? एक प्लेन पे होना चाहिए। रेजोनेंस तभी हो पाएगा जब आपका जो कॉन्जुगेटिव पार्ट है ना, जहां पर आप रेजोनेंस करा रहे हैं, है ना, जो भी पार्टिसिपेट एटम कर रहे हैं रेजोनेंस में, वो एक प्लेन पे आने चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है ना? और दूसरी कंडीशन है कि सिस्टम कॉन्जुगेट होना चाहिए। अभी कॉन्जुगेशन का बहुत बड़ा दर्द है, कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेशन सिस्टम, सिस्टम में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब यार कॉन्जुगेशन कितने टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो कोई कॉन्जुगेशन दिख गया और प्लेनर है मॉलिक्यूल्स, तो रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। बस इतना ही चाहिए रेजोनेंस को, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। रेजोनेंस को सिर्फ सी और पी से मतलब होता है, सीपी। सी मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम, पी मतलब प्लेनर, ठीक है? तो आपको मैं कॉन्जुगेशन बताता हूं। ए कैटेगरी, ए, ठीक है ना? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। सी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। डी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। नेक्स्ट, ये सब कॉन्जुगेटिव सिस्टम है। ई, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यही तो बेंजीन था, बेंजीन में ही लगा हुआ था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सिस्टम था उसका कॉन्जुगेट वाला। अरे यार ये सुनो, यस। ठीक है ना?
F. ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है? G, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर? ओके। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आई। अब यहां देखना, लोन पेयर, वैकेंट p ऑर्बिटल, लोन पेयर, वैकेंट d ऑर्बिटल। सुन भी ना? क्लियर? तो ये जो दो केस है ना भाई, ये रेजोनेंस के बहुत यूनिक कैटेगरी में चले जाते हैं अपने आप को, ये अपने आप को यूनिक कैटेगरी में रखते हैं। और ये रेजोनेंस का जो यूनिक पार्ट है ना, इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग का पार्ट है। अभी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था ना कि मैं बताऊंगा कुछ क्या होता है बैक बॉन्डिंग। तो ये भाई साहब सिस्टम है कॉन्जुगेट सिस्टम। ये है कहानी कॉन्जुगेशन की। तो अगर कॉन्जुगेशन है और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स प्लेनर हो जाए, तो आपको 100% ये मान लेना है कि मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, बताओ? रेजोनेंस। रेजोनेंस प्रेजेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल का क्लियर हो जाएगा? हाँ सर। अच्छा, तो एग्जांपल से भी मैं ही बताऊंगा है? हाँ सर, वो आप ही बताएंगे। ठीक है, हाँ सर। ओके। ये बता देते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले आपको रेजोनेंस की कुछ और कंडीशंस के बारे में बताते हैं, कुछ और चीजों को समझाते हैं। देखो क्या है कि रेजोनेंस में जब हम रेजोनेंस कराते हैं, तो अगर आपका लोन पेयर है ना, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे ही समझिए ध्यान से। इलेक्ट्रॉन्स की कहानी समझनी बहुत जरूरी है ना अपने लिए। तो जो लोन पेयर होता है, मतलब ये नोट एक तरीके से कि लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है ना? तो आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस आर नॉट considered in hybridization। तो आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O और H। तो यहां पर मेरे पास में दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। तो इनमें से एक लोन पेयर आउट ऑफ टू, ऑलवेज आउट ऑफ टू वन इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो अगर ये रेजोनेंस में गया, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम मिल गया आपको। देखो मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो ये भी एक तरीके का कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन जब तुम इस कॉन्जुगेशन को अप्लाई करोगे तो लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस सिचुएशन पे इनके हाइब्रिडेशन की बात करूं, तो दिस इज sp2, दिस कार्बन इज sp2। अब ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो भी क्या होगा, sp2 ही होगा। क्यों? इस लोन पेयर को आप कंसीडर नहीं कर सकते हाइब्रिडेशन में क्योंकि ये किसका पार्ट है, बोलो? वो किसका पार्ट है? रेजोनेंस। रेजोनेंस का है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? जब ये अंदर आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव
CH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और यहाँ क्या लगेगा H। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदल सकता, ये भी sp2 है, अभी भी ये sp2 है और ये भी sp2 ही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। अब आप ध्यान से देख के बताओ कि इस ऑक्सीजन का लोन पेयर जो इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, तो भैया 2 बॉन्ड पेयर, बोलो 2 बॉन्ड 2 पेयर बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, एंड अरे 2 कैसे, 1 लोन पेयर फिर sp। 1 लोन 1 लोन पेयर है ना भाई। एक तो मैंने क्या बोला कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना वो हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं कर सकते आप उसको। अरे यार यस सर। क्या मेरी बात हाँ समझ आई? सर, हाँ सर, अब समझ आया। हाँ सर। क्लियर ना? जी। यस सर। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये नोट नंबर फर्स्ट था कि जो इसका एवरेज स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो जो हाइब्रिड बनाया जाएगा वो ये होगा CH2 LH के साथ। सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O एंड H। तो यहां पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर, यहां पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर, यहां डेल नेगेटिव रहेगा और यहां क्या रहेगा बताओ, डेल पॉजिटिव रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो एवरेज फॉर्म होती है इन दोनों को देख करके जो एवरेज लिखा जाता है वो क्या है आपका, रेजोनेंस Hybrid। हाइब्रिड। और जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ना वो रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो आपके सामने कॉनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसका डिफरेंस होता है रेजोनेंस एनर्जी। रिपीट कर दे रहा हूं, नोट रखिएगा ध्यान से, फिर से नोट फिर सुनिए क्या बोला मैंने। एवरेज स्ट्रक्चर एवरेज स्ट्रक्चर of all resonating structure is called resonance hybrid। resonance hybrid रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। और जो आपका रेजोनेंस एनर्जी होती है वो किसका डिफरेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे रेजोनेंस एनर्जी मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से लास्ट में आकर के, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा समझ लो। नोट नंबर 3, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल टू होता है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल व्हाट, कॉनोनिकल Canonical स्ट्रक्चर structure। या कॉनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई? सर यहाँ पर पहला वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है ना? यस, यहाँ पर पहला वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, वो भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे ये भी पता लगाते हैं कि सर कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। उसकी भी ट्रिक होती है पूरी, वो ट्रिक बताऊंगा क्लास के अंदर, मतलब अपकमिंग क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और सुन लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो सर है ना एरोज होते हैं वो कैसे काम करते हैं। आप जब 2 हाइब्रिड बना रहे हैं तो आप डबल एरो का साइन यूज कर रहे हैं, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है ना। जब आप है ना इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कराते हैं तो सिंगल एरो का साइन लगाते हैं ऐसे,
तो एक्चुअल में ये क्या है, क्या किस तरीके के माइग्रेशन को, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को समझाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को भी थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना चाहिए कि एरोज कैसे काम करते हैं ये, ठीक है ना। तो एक और नोट ले लीजिए, अगर आपके पास है ना इस तरीके का एरो दे रखा है, ऐसा ऐसा एरो, तो इसका मतलब होता है कि माइग्रेशन जो हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है। क्लियर? हाँ माइग्रेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ये साइन ऐसा है, हाफ एरो जैसा, तो ये माइग्रेशन है 1 इलेक्ट्रॉन का। माइग्रेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये ऐसा ये स्ट्रक्चर है, तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। ये एक बाउंड्री को डिफाइन करता है कि ये और ये फॉर्म दोनों जो है वो एक जैसी है, लेकिन एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखिएगा, है ना। नहीं तो क्या कहते हैं कि है ना कि ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि है ना वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में आ रहा है, तो ये इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है। नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है ना, इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए काम आता है। क्लियर? तो अब मैं है ना आपको है ना जो कॉन्जुगेशंस हमने आपको दिखाए हैं, अब उन कॉन्जुगेशंस पे है ना एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले कॉन्जुगेशन की थोड़ी बातें कर लेते हैं। सिंपल सिंपल कॉन्जुगेशन की ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा हम इसमें टफ कॉन्जुगेटिव कंडीशंस नहीं डालेंगे अभी फिलहाल, ठीक। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटिव विद पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर क्या होता है कि क्या करते हैं टीचर, मिक्सिंग कर लेते हैं। बेंजीन रिंग भी इसी में दिखा देते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट इसी में अप्लाई कर देते हैं, बैक बॉन्डिंग इसी में अप्लाई कर देते हैं, एरोमेटिक की कहानी भी इसी में डाल देते हैं। मतलब वो उनको खुद ही नहीं क्लियर होता है कि यार रेजोनेंस क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है ना, एरोमेटिसिटी क्या है। नो डाउट इन सब में रेजोनेंस डेवलप है, बट दे आर नॉट ए ओनली रेजोनेंस, दे आर एडवांस पार्ट ऑफ रेजोनेंस। तो उस एडवांस पार्ट को रेजोनेंस कहना और उसी में समझा देना सब गलत हो जाता है। तो आपको है ना ये समझना पड़ेगा कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस के बाद बैक बॉन्डिंग भी एक रेजोनेंस है, लेकिन क्या स्पेशल है। एरोमेटिक भी एक रेजोनेंस है, लेकिन उसमें भी क्या स्पेशल है। मीजोमेरिक भी एक रेजोनेंस है, लेकिन उसमें भी क्या स्पेशल है। अगर आप उनकी स्पेशलिस्ट चीजों को नहीं पकड़ेंगे ना, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अरे सर बोले समझ में नहीं आता, आर इफेक्ट एम इफेक्ट कैसे काम कर देता है, आर इफेक्ट बैक बॉन्डिंग कैसे काम कर देता है, आर इफेक्ट एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होता है। जैसे बेंजीन इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, तो जब बेंजीन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है ना, बेंजीन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स है, तो फिर मैं उसको रेजोनेंस से कहां समझा रहा हूँ, मैं उसे एरोमेटिक ही बोलूँ ना, लेकिन फिर भी मैंने उसको रेजोनेंस में अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया? तो यानी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस जब तक हम क्लियर नहीं कर पाते ना, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनी रहती है जीओसी में ग्रिप लेने के लिए। तो मैं आपको जो कॉन्जुगेटिव सिस्टम बताऊंगा ना, वो उतना ही बताऊंगा जो रेजोनेंस में अप्लाई होता है। मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करूंगा। हम स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे ना कि रेजोनेंस यहाँ है, अब एडवांस पार्ट जा रहा है, तो अब उसको रेजोनेंस के साथ साथ आप स्पेसिफाइड वर्ड बोलना शुरू करो कि यार नहीं, ये रेजोनेंस तो है, लेकिन ये रेजोनेंस का ये वाला पार्ट है, दैट इज एरोमेटिक, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना।
तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो आप पहले आराम से, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं समझा रहा हूँ, आप उतना ही समझिए, बस उतना ही बहुत है। तो हमने फर्स्ट कहा कि यार डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है किसके साथ में, पॉजिटिव चार्ज के। तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, दिस वन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पाई बॉन्ड है। तो सीधे सीधे है क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यार ये कार्बोकेटाइन था, कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये चाहता है कि यार ये डेफिशिएंसी केवल मेरे अकेले के पास ना रहे, तो उसने उसको रेजोनेंस करा दिया, रेजोनेंस उसका सपोर्ट किया, बोले ठीक है तुम इसको क्या करो, डीलोकलाइज्ड करते रहो, अपने पास मत रखो, इसको घुमा दो, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो क्या होगा, सब पे चला जाएगा। तो जो चार्ज तुम अकेले कैरी कर रहे थे, अब वो जो चार्ज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। समझना इस बात को कि यार ये कौन सा गेम आ गया। देखो ध्यान से, क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर को देखूं, तो आप मुझे बताओ, पहले वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर है ना, फर्स्ट वाले में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। यही तो एक कहानी है। बताओ क्या जो RS1 है, क्या वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है? बोलो भाई, क्या वो अनस्टेबल है, यस और नो? हाँ यस सर। अच्छा, वो अनस्टेबल है, लेकिन वो अनस्टेबल क्यों है, जरा रीजन दो उसका, वो अनस्टेबल क्यों है? डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी दूसरे वाली तरफ भी है। एक्चुअल में वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अरे यार, कार्बोडाइन बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। हाँ सर, कार्बन का हाँ होगा हाँ ऐसा। अच्छा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो क्या चाहता है कि वो इस डेफिशिएंसी को पूरा करे। भाई हर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी यही तो होती है कि यार वो अनस्टेबल है तो स्टेबल बने। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल कैसे बने, अपने आप को कैसे स्टेबिलिटी में अपने आप को कन्वर्ट करें, किस तरीके से ये अपने आप को स्टेबल करें। तो हमने कहा यार देखो, अनस्टेबल हो, है ना, तो आप किस वजह से कम हो, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तुम्हारे ऊपर क्या लगा हुआ है, चार्ज। अगर तुम इस चार्ज को कम कर सको तो तुम स्टेबल हो जाओगे। तो इसने अपने आप अपना चार्ज कैसे कम किया, देखो ध्यान से, इसका चार्ज कितना था, इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ था, कितना लगा हुआ था, एक चार्ज था प्लस का, राइट। और इसने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, बताओ, 2। दो तो जो हाँ। चार्ज है, अब वो जो एक चार्ज था, अब वो 1/2 यहां हो गया और 1/2 यहां हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, वो यहां डिवाइड हो पर गया। 1/2 आ गया और यहां पर भी क्या हो गया, 1/2 आ गया। तो जो अकेला चार्ज कैरी कर रहा था कार्बन, क्या अब उसने दो जगह उस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? अरे अरे सुनो, हाँ तो क्या अब इस कार्बन से पूछो और इस कार्बन से पूछो, बात करो दोनों कार्बन से, बताओ तुम दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल है, CH2 पॉजिटिव या CH2 डेल पॉजिटिव विच कैरी हाफ चार्ज? CH2 del positive which carries half charge। तो इससे स्टेबिलिटी मिली ना मॉलिक्यूल्स को। हाँ सर, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से आया, डबल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से। और डबल हाँ बॉन्ड का जो रोटेशन हुआ वो एक कॉन्जुगेट सिस्टम था, और इस कॉन्जुगेट सिस्टम को हमने क्या नाम दिया था, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ने क्या कर दिया भाई साहब, मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बना दिया, यही तो स्टेबल कर चाहिए था दिया। हमें। हाँ सर, समझ आया अभी। तो यानी कि आप चाहो तो चार्ज भी डिफाइन कर सकते हो। चार्ज डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, चार्ज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा,
है ना, मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो बेटा। यस। अरे यार यस और नो यार, बताओ ना जल्दी से। हाँ सर। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये पहला कॉन्जुगेशन था, सेकंड कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। सेकंड कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद व्हाट, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो यहां मैं लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो हाइब्रिड की कहानी क्या होगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव। बोलो यस और नो। हाँ। यस सर। कंडीशन नंबर थर्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद व्हाट, लोन पेयर। तो हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये लोन पेयर अंदर आएगा, तो इससे क्या मिलेगा, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड Cl, यहाँ क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिड क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन नंबर 4, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल है, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं ना, ये अब फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही ब्रेक हो पाएंगे। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो जब कॉन्जुगेशन कराओगे आप, कॉन्जुगेशन कराओगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी, ये CH2 फ्री रेडिकल और ये CH डबल बॉन्ड CH2। याद है मैंने कहा था हाफ एरो का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराओगे आप। क्या मेरी बात समझ आ रही बेटा? जी। दैट हाँ मीन्स सर। हम यहाँ क्या बोलेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। क्या बोलो, टेल फ्री रेडिकल, टेल फ्री रेडिकल। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, फिफ्थ कंडीशन, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो क्या लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये ऐसे ब्रेक कर लो, इसको ऐसे ब्रेक कर लो, इससे क्या मिलेगा, CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। तब जो हाइब्रिड बनाओगे वहां पर भी क्या रखना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां डेल नेगेटिव यहां डेल पॉजिटिव। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि यार
बैक बॉन्डिंग, अब बैक बॉन्डिंग का केस है ना, हम लोग है ना स्पेशल केस की कैटेगरी है वो, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर?